हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। मैं हूं आपके एजुकेटर शुभकामना सिंह और आ गई हूं आपके लिए लेकर के 10th क्लास का एक नया चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। पहले ये चैप्टर हुआ करता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये दोनों शब्दों को मिला करके एक बड़ा सा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई ने इसमें से एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया है और हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर बच गया है हेरिडिटी। तो इस चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं एंड इस चैप्टर को समझने के बाद हमारा आखिरी चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट बच जाएगा एंड हमारा से हो जाएगा बायोलॉजी का क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट। तो आइए जानते हैं हेरिडिटी के बारे में। कई बार आप लोग ये सोचते हो किसी के जो आईज है उसका कलर ब्राउन क्यों है, ब्लैक क्यों है, किसी का हेयर ब्लैक है तो किसी का ब्राउनिश टोन में है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है। तो ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और ऐसा क्यों होता है ये भी आपके दिमाग में आता होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। तो हेरिडिटी में होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। अब तो आपका कैरेक्टर किससे आएगा आपके पास, तो आपके पेरेंट्स से आएगा। तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये कैरेक्टर क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट करके रखे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको इस चैप्टर में यूज किए जाएंगे, आपको काम आएंगे, इसीलिए पहले मैंने टर्म्स को लिस्ट कर लिया है। इस टर्म्स को समझाना मेरी जिम्मेदारी है एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर क्या होता है, तो कैरेक्टर इज अ वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये बड़ा सा लाइन मैंने पढ़ दिया, तो अब ये है क्या। अब कोई भी कैसा दिखता है कि कोई लंबा है छोटा है, किसी का हाइट क्या है, किसी का कलर क्या है, किसी का कॉम्प्लेक्शन क्या है, किसी फ्लावर का कलर क्या है, ये हो जाएगा उसका कैरेक्टर। अब कैरेक्टर आपका फिजियोलॉजिकल फीचर्स यानी कि फिजिकली अपियरिंग फीचर भी हो सकता है और मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जैसे कि हाइट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, प्यूपिल का कलर हो गया, प्यूपिल का साइज हो गया, आइरिस का कलर हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस में आ जाती हैं, कैरेक्टर में आ जाती है। किस में आ जाती है, कैरेक्टर में आ जाती है। अब इन्हीं कैरेक्टर के अंदर भी कुछ डिटेक्टेबल वेरिएंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रेड्स नाम देते। क्या नाम देते हैं, ट्रेड्स नाम देते। जैसे अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो बच्चा लंबा है या छोटा है यानी कि टॉलनेस या डॉर्फनेस, ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। यानी कि तो आपने डिटेक्ट कर पाया क्या वेरिएंट है कि दो लोगों के ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो वो जो डिटेक्टेबल वेरिएंट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रेट कहलाता है। तो अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो टॉलनेस या डॉर्फनेस उसका क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। अगर फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है तो वायलेट या इंडिगो उसका क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी गो फॉरवर्ड टू एली। अब ये अलग सा शब्द दिख रहा है कि एली, मैम ये सुना नहीं है हम लोगों ने। तो इसका मतलब होता है कि एली जो होता है ना वो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को जो कि सेम जगह ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये टी हो गया, ये जो दिखा रहा है वो क्या हो दिखा रहा है कि टॉलनेस, ठीक है। ये जो कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं टॉलनेस और स्मॉल टी से हम लोग डिनोट करते हैं ड्वार्फनेस। तो ये जो कैपिटल टी हो गया, तो ये जो एक सिंगल है ये एक एली है, ये एक सिंगल है ये एली है, ठीक है। तो इसका ये भी एक एली है, ये भी एक एली है, इसमें दो एलीज है। इसका एक एली तुम्हारा कैपिटल टी है दैट इज टॉलनेस और स्मॉल टी है दैट इज डॉर्फनेस। इसमें दोनों ही एलीज क्या है, स्मॉल टी है। तो आप लोगों ने देखा एक में दोनों एलीज सेम थे, एक में दोनों एलीज डिफरेंट थे और वापस से इसमें दोनों एलीज सेम है। तो अगर एली सेम होगा तो वो क्या स्टेट कहलाएगा, होमोजाइगस स्टेट कहलाएगा। व्हेन टू एलीज ऑफ द जीन आर सिमिलर, जब एक जीन के दोनों ही एलीज क्या है, सिमिलर है, तब वो कौन से किस स्टेट में है, वो होमोजाइगस स्टेट में, यानी कि कैपिटल टी है। अब ये बोल रहे हो कि मैम कैपिटल टी कहां से आ गया, तो कैपिटल टी टॉलनेस को दिखाने के लिए एक
सिंबल है जो कि यूज किया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये होमोजाइगस स्टेट, जब दोनों एलीज सिमिलर होंगे, एक जीन के दोनों एलीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तब उसे हम लोग होमोजाइगस स्टेट बोलते हैं। एंड जब वही दोनों एलीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तब वो हेटेरोजाइगस कहलाएंगे, तब वो क्या कहलाएंगे, हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये दोनों एलीज क्या है, स्मॉल डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये दोनों एलीज सिंस डिफरेंट है तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा हेटेरोजाइगस स्टेट दिखा रहा है। आई बात समझ में? तो बोलो कि मैम आप यहां से यहां जंप कर गए, क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करना आसान था। अब हम लोग वापस से पीछे आ जाते हैं। फैक्टर क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस मतलब जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा होता है, उसे ही हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और फैक्टर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। फिर आ जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, इट इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंसान को आप देखोगे तो आप उसका कलर बता सकते हो, उसकी हाइट बता सकते हो, उसके हेयर का कलर बता सकते हो, उसके आइरिस का कलर बता सकते हो, तो ये आप बता सकते हो। तो जितना भी फिजिकल फीचर्स होता है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। लेकिन वही जीनोटाइप क्या होता है, किसी का भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अंदर से जो जीन्स है वो किस फॉर्मेट में अरेंज्ड है, वो उसका जीनोटाइप हो जाएगा। आई बात समझ में? जो दो एलीज उसके अंदर है वो डिफरेंट है या सिमिलर है, ये हो जाएगा उसका जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जो नजर आ रहा है, जीनोटाइप जो अंदर से बिल्ड किया गया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हो गया जीनोटाइप। लेट्स गो आगे। एंड हम लोग जानते हैं डोमिनेंट के बारे में। डोमिनेंट एक ऐसा इंसान जो किसी को डोमिनेट करके रखता है, वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करने देता है अपने सामने। कोई एक पावरफुल इंसान आपके सामने खड़ा रहेगा तो आप अपने आप को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली यही मतलब डोमिनेंट का यहाँ भी होता है। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा एली या फिर एक ऐसा जीन जो कि अपने आप को अपने प्रेजेंस में किसी और को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। इट इज अ फैक्टर विच एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट वेदर इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट। अगर वो होमोजाइगस स्टेट में रहेगा या फिर वो हेटेरोजाइगस स्टेट में रहेगा, इसे इरेज करने दो, अगर या होमोजाइगस स्टेट में रहेगा या फिर वो हेटेरोजाइगस स्टेट में रहेगा, दोनों ही स्टेट में वो किसी और को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो खुद ही एक्सप्रेस होगा, वो खुद ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। अब डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो रेसेसिव की भी बात करेंगे। तो लेट्स गो आगे। रेसेसिव क्या होता है, द फैक्टर विच इज enabled to express its effect in the presence of dominant factor। डोमिनेंट फैक्टर क्या था कि जो अपने आप को हर स्थिति में, हर स्टेट में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। लेकिन रेसेसिव फैक्टर क्या है, एक ऐसा फैक्टर जो कि डोमिनेंट फैक्टर के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जब भी उसके साथ, जैसे मान लो कि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, तो ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट फैक्टर है और ये स्मॉल टी क्या है, वो रेसेसिव फैक्टर है। तो ये अपने आप को इसके प्रेजेंस में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब लेट्स गो आगे। अब यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे होंगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग अभी फिलहाल के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि अगर आगे की बातें मैंने समझा ली, उसके बाद इसे समझाया तो आपको आसानी होगी समझने में। तो पहले हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी की। अब फर्स्ट में डेफिनेशन बताया था, अभी दिखा रही हूँ। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये मैंने पहले भी बताया था। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, विजिबल होते हैं उसे कैरेक्टर्स बोलते हैं। ट्रेड्स क्या होता है, तो ट्रेड्स उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट होता है कि अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस उसका ट्रेट होगा। अब वेरिएशन, अब चले जाओ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। मैंने पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में ही जाने थे कि व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन, जो भी इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। द डिफरेंसेस, जैसे आप अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। अगर आपका पेरेंट्स टॉल है तो आप शॉर्ट भी हो सकते हो। देयर आर चांसेस। अब ये कैसे होता है आगे हम लोग जान लेंगे। ठीक है। तो डिफरेंसेस प्रेजेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल इज कॉल्ड
वेरिएशन। ठीक है, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अब ये वेरिएशन जो होता है वो क्यों होता है, तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एरर हो जाता है डीएनए कॉपिंग के टाइम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण फ्यूजन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का, तो इन दोनों वजहों से वेरिएशन आ जाता है। अगर आपने नहीं देखा रिप्रोडक्शन का वीडियो तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारे चैप्टर्स का। उन चैप्टर्स में से रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर देख कर आइए, आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं भी देखा है तो भी इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जेनेटिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा स्टडी जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ करता है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। एक ऐसा स्टडी जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन की पढ़ाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। अब जेनेटिक्स के पिताजी कौन थे, तो ग्रेगोर जोहान मेंडल, जो मेंडल साहब थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की होगी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे और कुछ थ्योरीज दिए होंगे या फिर कुछ लॉज दिए होंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक प्लांट सेलेक्ट किया था, पाइसम सैटिवम, कॉम्प्लेक्स सा नाम लगा, मटर यानी कि गार्डन पी, सिंपल नाम लगा। तो गार्डन पी को ही हम लोग पाइसम सैटिवम के नाम से जानते हैं और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पाइसम सैटिवम को चुना था। अब इस पाइसम सैटिवम में उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, आइए हम लोग जानते हैं। इसके लिए लेट्स गो आगे। अब सबसे पहले अगर किसी भी चीज को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। तो रीजंस फॉर सेलेक्टिंग गार्डन पी, अब पाइसम सैटिवम को सेलेक्ट करने के क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो देयर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यहाँ ट्रेट्स होगा, देयर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट इन द गार्डन पी प्लांट। अब देखो इसमें 7 ट्रेट्स होते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। जैसे इसमें 7 कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें 2 अलग अलग तरीके के कलर्स हो गया या फिर दो अलग अलग तरीके के ट्रेट्स पाए जाते हैं। सॉरी, वी कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे कि 7 कैरेक्टर्स होते हैं एंड 7 कैरेक्टर में 2 ट्रेट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले शेप ऑफ द सीड, सीड का शेप या तो राउंड हो सकता है या तो व्रिंकल्ड हो सकता है। मटर के दाने गोल गोल भी होते हैं, थोड़े से सिकुड़े हुए भी होते हैं। आई बात समझ में। यहाँ ऊपर में जो लिखा हुआ है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट्स और नीचे में जो लिखा हुआ है दोज आर रेसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, तो राउंड सीड का शेप राउंड भी हो सकता है, व्रिंकल्ड भी हो सकता है। सीड का कलर येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। सीड का कलर क्या हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। कलर ऑफ द पॉड, अब ये जो बाहर जो मटर के जो दाने जिसके अंदर इनक्लोज होते हैं, जिसे हम लोग छिलका या फिर जो कवरिंग बोलते हैं, वो होता है पॉड। तो पॉड का जो कलर होता है वो ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। पॉड का जो शेप होता है वो फुल भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है या फिर इन्फ्लेटेड हम लोग बोलते हैं। फुल मतलब उसमें दाने भरे हुए, इन्फ्लेटेड मतलब वो सिर्फ फुला हुआ है, उसके अंदर दाने नहीं है। प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। फ्लावर की पोजीशन लीफ जंक्शन या फिर ब्रांचेस में भी हो सकता है, दैट इज एक्सियल या फिर टर्मिनल भी हो सकता है। फ्लावर का कलर वायलेट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है या फिर पर्पल भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो 7 अलग अलग कैरेक्टर्स दिखा और इसमें 2 अलग अलग, हर 7 कैरेक्टर्स के हर कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स हैं। अब वो इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ऊपर में लिस्टेड है और जो रेसेसिव ट्रेट है वो नीचे में लिस्टेड है। बोलो कि मैम इसमें हम लोग पता कैसे करते हैं कि डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी डिस्कवरी होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस पे काम करते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे हम लोग थ्योरीज या फिर लॉज देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज बार बार एक्सपेरिमेंट किया और कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया एंड उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने अपने कुछ लॉज दिए जो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या था कि इसमें 7 ट्रेट्स है और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, पी प्लांट
सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता है। फिर से ये टॉपिक रिप्रोडक्शन में था। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर या तो सेम प्लांट में, सेम फ्लावर में होती है या तो सेम प्लांट के दो फ्लावर्स में होती है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच होते हैं, तब उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ये एक एनुअल प्लांट है। ये है हमारा तीसरा रीजन जिसके कारण गार्डन पी को सिलेक्ट किया गया था कि ये एक एनुअल प्लांट है। और आखिरी रीजन क्या है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पे ये है कि आपको ये बात क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि which plant was selected by Mendel for the experiment and what are the reasons for the selection of it। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे पाइसम सैटिवम और उसके रीजंस को आप लोग लिस्ट कर दोगे। अब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है क्योंकि इसमें इवोल्यूशन जो बड़ा पार्ट था वो हटा दिया गया है। आपको 3 लॉज पढ़ने हैं और बेसिक से क्वेश्चंस याद कर रहे हैं। तो अगर आप ये चैप्टर देख करके अच्छे से समझ लोगे तो आपको इस चैप्टर से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि चैप्टर आसान है तो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको ट्रिकी नहीं लगेंगे। ठीक है, लेट्स गो आगे। अब मेंडल ने दिया 3 लॉज। मेंडल ने कितने लॉज दिए, 3 लॉज दिए। जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पाइसम सैटिवम पे, तो उस पाइसम सैटिवम का एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मेंडल ने हमें 3 लॉज दिए। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैम आपने ये क्या बोल दिया, तो बहुत भारी भरकम से शब्द लग रहे। बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। पहले हम लोग यहां जान लेते हैं। आप लोग ये देखे थे, हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को मिस किया था। वन वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अनदर वन वाज डाइहाइब्रिड क्रॉस। 2 टर्म्स को हम लोगों ने मिस किया था, तो वो जानने की बारी आ चुकी है। पहले हम लोग जानेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्रॉसिंग क्या होता है, जब भी कोई भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, दोनों आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्रॉस में भी कुछ ऐसा ही होता है। पेरेंट्स के दो पेरेंट्स होते हैं, उनमें से जो कैरेक्टर्स आते हैं वो उनमें से जो गैमेट्स आते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। यानी कि 2 पेरेंट्स को मिक्स करके एक वो बनता है, एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का मतलब है क्या होता है, देखो ये कैपिटल टी मतलब क्या हो गया, ये होमोजाइगस स्टेट में है। स्मॉल टी मतलब भी होमोजाइगस स्टेट में, मतलब दोनों के दोनों ही कैरेक्टर्स क्या है, दोनों के दोनों ही एलीज क्या है, सिमिलर है। आई बात समझ में। अब यहां पे कौन सा है, टॉल, इसका मतलब टॉल और इसका मतलब डॉफ या फिर शॉर्ट। ठीक है, इसका मतलब डॉफ। इसमें हम लोगों ने कितने कैरेक्टर लिए, एक ही कैरेक्टर की क्रॉसिंग हो रही है, दैट इज हाइट की बात कर रहे हैं। टॉल और ड्वार्फ किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। तो कितने इस क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो सिंस इसमें 2 ही कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, इसे हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते थे। एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है। हाइट की बात हम लोग सिर्फ कर रहे हैं, तो कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है। थोड़ा सा मैंने ट्रेट और कैरेक्टर में गड़बड़ कर दी, आइए उसे समझते हैं। कैरेक्टर तो एक ही है पर ट्रेट्स 2 है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो सिंस इस क्रॉस में एक ही कैरेक्टर है, इस क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स है, एक ही कैरेक्टर है, तो इस क्रॉस में एक ही कैरेक्टर होने के कारण इसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अ क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक वक्त पे क्रॉसिंग हो रहा है और उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया क्या, एक ऐसा क्रॉस जिसमें 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, आइए देखते हैं इससे मैं क्या कहना चाह रही हूं। जब
दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। लाइक मान लो सीड का शेप यानी कि राउंड और सीड का कलर यानी कि ग्रीन। जब दो कैरेक्टर्स किसी भी क्रॉस में इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक बार और हम लोग जानेंगे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा सा इरेज करना। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने पेरेंट्स बनाए, ठीक है। एक पेरेंट लिया जो कि कंप्लीटली टॉल हो, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ टॉल वाले कैरेक्टर ही है। कौन से कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ टॉल वाले कैरेक्टर है। कंप्लीटली टॉल प्लांट लिया। और दूसरा कंप्लीटली ड्वार्फ प्लांट लिया। दूसरा कैसा प्लांट लिया, कंप्लीटली ड्वार्फ प्लांट, यानी कि उसमें टॉलनेस का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, वो डॉफ ही है, ठीक है। फिर उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें अगर सिर्फ टॉल और टॉल का कैरेक्टर प्रेजेंट है तो इसमें से कौन सा, इसमें से जो भी गैमेट आ रहा होगा वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस वाला जीन कैरी करेगा, ठीक है। और ये क्या, इसमें से कौन से कैरेक्टर निकल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टनेस वाले निकल सकते हैं। दोनों आपस में जब फ्यूज किए तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आया उसके पास क्या क्या है, तो उसके पास कैपिटल टी भी है, उसके पास स्मॉल टी भी है। उसके पास क्या है, कैपिटल टी भी है और उसके पास स्मॉल टी भी है। इसे हम लोग F1 जनरेशन या फिर F1 प्रोजेनी बोलेंगे। या तो F1 जनरेशन बोलेंगे या तो F1 प्रोजेनी बोलेंगे। आई बात समझ में। ये जो हमारा F1 प्रोजेनी है इसमें सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे। उन्होंने देखा कि उन्होंने कंप्लीटली टॉल प्लांट लिया और एक कंप्लीटली शॉर्ट प्लांट लिया। दोनों की गैमेट फॉर्मेशन में इसने अपना एक एली कैरी किया, इसने एक एली कैरी किया, और उसके बाद फ्यूजन होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बना उसके पास वो हेटेरोजाइगस स्टेट में बना, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। और उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स क्या है, टॉल ही हैं। सारे के सारे प्लांट्स क्या नजर आए, टॉल ही नजर आए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जब ये बहुत बार उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ पे देखो ये टॉलनेस वाला क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है, और ये शॉर्ट ड्वार्फनेस वाला क्या है, रेसेसिव फैक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। The dominant gene is suppressive over the recessive gene, whether it is in homozygous or heterozygous state. जब होमोजाइगस में स्टेट में था तब भी प्लांट क्या था, टॉल था। जब हेटेरोजाइगस स्टेट में आया तब भी प्लांट क्या है, टॉल है। तो जो डोमिनेंट जीन है वो सप्रेसिव होता है, यानी कि ये जो रेसेसिव वाला जीन है उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं होने देता है, अगर वो होमोजाइगस स्टेट में हो या वो हेटेरोजाइगस स्टेट में हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। तो बोलो कि मैम ये आपने यहाँ पे क्या बना के रखा है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि F1 जनरेशन बनाया जिसमें कंप्लीटली टॉल प्लांट और कंप्लीटली शॉर्ट प्लांट लिया था। फिर जो हमारा F1 प्रोजेनी आया कि यानी कि टॉल और शॉर्ट प्लांट का मिक्सचर, इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे हम लोगों ने पेरेंट्स बना दिया, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस किया। तो मैंने दो प्लांट्स ले लिए, दोनों में क्या है, दोनों हेटेरोजाइगस स्टेट में। कौन से स्टेट में, हेटेरोजाइगस स्टेट में, यानी कि एक टॉल शॉर्ट दोनों ही ट्रेट्स इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें से जो गैमेट है इधर इट कैन कैरी कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस वाला कैरेक्टर, और इट कैन कैरी स्मॉल टी, हो सकता है ना, या तो वो कैपिटल टी कैरी करेगा या तो वो स्मॉल टी कैरी करेगा, दोनों में से कोई भी कैरी कर सकता है, साथ में दोनों को कैरी नहीं कर सकता। या इसका भी गैमेट या तो कैपिटल टी कैरी करेगा या तो स्मॉल टी कैरी करेगा। आई बात समझ में। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो दोनों एलीज है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों एलीज क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने यहां पे क्या देखा था, दोनों आपस में फ्यूज कर दिया। क्योंकि ये दोनों एक एक ही था तो इसे फ्यूज करके दिखाना आसान था। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, ये वाला एक बार इसके साथ फ्यूज करेगा, ये वाला एक बार इसके साथ फ्यूज करेगा, ये वाला एक बार इसके साथ फ्यूज करेगा,
ये वाला एक बार इसके साथ फ्यूज करेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। वी आर प्रेडिक्टिंग कि इधर दिस टू कैन फ्यूज और दिस टू कैन फ्यूज। तो इतना कॉम्प्लेक्स बना के लिखने से अच्छा हम लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। अब ये तो बना हुआ बॉक्स है, एक हम लोग बना भी लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, एक बॉक्स हम लोग यहां भी बना लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर हम लोगों ने इस पेरेंट्स के दोनों को यहां बैठा दिया, इसे यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, इसे यहां बैठा दो, यहां बैठा दो। मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये दोनों को, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, देखना, ध्यान रखना, हमेशा जो डोमिनेंट वाला होगा वो पहले लिखाएगा और रिसेसिव वाला बाद में लिखाएगा। अब देखना, ये तो कंप्लीटली टॉल प्लांट होगा, मतलब मुझे एक टॉल प्लांट मिल गया। ठीक है, ये भी कंप्लीटली टॉल प्लांट हो, ये भी टॉल प्लांट होगा और ये भी टॉल प्लांट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले में ही देखा कि हेटेरोजाइगस स्टेट में भी होगा तो डोमिनेंट फैक्टर हमेशा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों टॉल प्लांट। तो एक एक हमारे पास कितने टॉल प्लांट्स हो गए, 3 टॉल प्लांट्स हो गए। कितने टॉल प्लांट्स हो गए हमारे पास, कितने टॉल प्लांट्स हो गए, 3 टॉल प्लांट्स हो गए। ठीक है, और ये वाला तो दोनों ही ड्वार्फ वाले ट्रेड्स है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा ड्वार्फ प्लांट, यानी कि 3:1 का रेशियो आएगा। आई बात समझ में, 3 टॉल प्लांट्स और एक ड्वार्फ प्लांट। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने 2 हेटेरोजाइगस स्टेट वाले यानी कि F1 प्रोजेनी को जब उन्होंने पेरेंट बनाया तो उन्होंने 3 टॉल प्लांट मिला और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। ठीक है, तो 3:1 का जो रेशियो दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है। कौन सा रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो। दिस इज इट्स फिनोटाइपिक रेशियो। मतलब कि जो नजर आना है, तो नजर क्या आ रहा है कि 3 टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, लेकिन इसका एक जीनोटाइपिक रेशियो भी होगा, यानी कि जीन्स का अरेंजमेंट भी होगा। तो ऐसा वाला कितना है, यानी कि दोनों टॉल टॉल कितना है, एक ही है, तो 1:2। सेम अरेंजमेंट वाले एक टॉल एक शॉर्ट कितने हैं, 2:1 और कंप्लीटली शॉर्ट वाला कितना है, 1:2:1। ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। क्या हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप एक्सप्लेन किया था ना, ये इसका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। आई बात समझ में, 3:1 is the phenotypic ratio for a monohybrid cross and 1:2:1 is the genotypic ratio for a monohybrid cross। अब इसमें तुम कोई भी कैरेक्टर बैठा लो, अगर आपने टॉल टॉल वाला कैरेक्टर बैठाया, हाइट की कैरेक्टर बैठाई, सीड के कलर की कैरेक्टर बैठाई, सीड के शेप का कैरेक्टर बैठाया, कुछ भी बैठाया, आपका यही रेशियो आएगा। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। ठीक है, आई बात समझ में, लेट्स गो आगे। अब ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने देखा था कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे से दोनों एलीज क्या हो जा रहे थे, सेपरेट हो जा रहे थे, और जो गैमेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एली, एक ही फैक्टर को रिसीव कर रहा था। ठीक है, इसी ही बोलते हैं लॉ ऑफ segregation। इसे ही क्या बोलते हैं, law of segregation। This law states that at the time of gamete formation, the 2 factors of a character separate randomly and gamete receives only 1 factor। दोनों factors
सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट सिर्फ क्या रिसीव करता है, एक ही फैक्टर रिसीव करता है। गैमेट क्या रिसीव करता है, एक ही फैक्टर रिसीव करता है। आई बात समझ में? आई होप सो कि बातें क्लियर हो गई होंगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि डोमिनेंट जीन इज सप्रेसिव ओवर द रिसेसिव जीन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो डोमिनेंट जीन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दोनों फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं और गैमेट सिर्फ और सिर्फ क्या रिसीव करता है, एक ही जीन रिसीव करता, एक ही फैक्टर रिसीव करता है। आई बात समझ में? एक आखिरी लॉ है जिसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेंगे। अब इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की थोड़े से डिस्क्रिप्शन है। तो क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि हर लंबा आदमी गोरा होता है या फिर हर ड्वार्फ आदमी काला होता है? ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इंसान लंबा होगा तो वो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन का होगा और इंसान ड्वार्फ होगा तो वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा। अगर इंसान टॉल है तो ही मे बी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन और ऑफ ब्राइट कॉम्प्लेक्शन। अगर इंसान ड्वार्फ है देन ऑल्सो ही मे बी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड ऑफ वाइट कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी इंसान का एक कैरेक्टर दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मतलब जो दो कैरेक्टर्स होते हैं तो एक कैरेक्टर दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, दोनों अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द टू कैरेक्टर्स ऑफ अ पेरेंट आर एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल दिया था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, दैट वाज जस्ट फॉर एग्जांपल, डिस्क्लेमर। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये बातें समझ में आई। तो इसे ही प्रूव करने के लिए मेंडल ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। मतलब कि दो कैरेक्टर्स को इन लेकर के क्रॉस कराया। उसके लिए उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, सीड का शेप और सीड का कलर। उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, सीड का शेप और सीड का कलर। उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने एक प्लांट लिया जो कि राउंड था, कलर चेंज कर ले, ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आप लोगों को बातें थोड़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहां पे ये जो प्लांट है इट इज राउंड कलर, इसके पास जो सीड है दैट इज राउंड एंड स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, यहां पे व्रिंकल्ड, स्मॉल आर का मतलब व्रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, उन्होंने दो प्लांट्स लिए जिसमें एक का सीड वाज राउंड एंड ग्रीन और एक का सीड वाज व्रिंकल्ड एंड येलो। आई बात समझ में? ये था पेरेंट, क्या थे, दिस वाज पेरेंट। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इसमें से क्या आएगा, आर और वाई ही आएगा। मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा और एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर आएगा। तो एक कैरेक्टर क्या है, राउंड, उसका एक फैक्टर आया और एक येलो है उसका, सॉरी ग्रीन है, उसका एक फैक्टर आया। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, आर और वाई आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, बोथ ऑफ देम फ्यूज्ड। व्हेन बोथ ऑफ देम फ्यूज्ड तो क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई। मतलब कि हमें जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे प्लांट मिलेंगे, राउंड एंड येलो। कैसे, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, राउंड। F1 प्रोजेनी में सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, राउंड एंड येलो होंगे। ठीक है, राउंड एंड येलो। कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट है, कैपिटल वाई यहाँ पे डोमिनेंट है। कैपिटल आर का मतलब राउंड सीड होगा और कैपिटल वाई का मतलब येलो कलर के सीड होंगे। F1 प्रोजेनी समझ में आई बात है। अब
F1 प्रोजेनी को हम लोगों ने पेरेंट बना दिया. What we did, अब इसके लिए एक, ठीक है, अब आगे की बातें हम लोग जान लेते हैं. तो जो ये F1 प्रोजेनी है उसे हम लोगों ने पेरेंट बना दिया, यानी कि मेंडल ने उसे पेरेंट बना दिया. चलो उसके लिए हम लोग एक इनर बोर्ड ऐड कर लेते हैं. अब जो F1 प्रोजेनी हमारा जब ये पेरेंट बना तो ये क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी है, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं. और ये आर आर और वाई वाई. ठीक है, अब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. इसके भी 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सेम कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही तो बोलता था कि एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर रिसीव करता है. तो कॉम्बिनेशंस ये हो सकते हैं. उसके बाद जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो आफ्टर दिस, ये हाँ, उसके बाद हम लोग इसको भी डब्बा बना करके समझेंगे. क्या समझेंगे, कैसे बना करके, बॉक्स बना करके. तो अब ये बॉक्स हमारा यहाँ पे बना हुआ है. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. ये हम लोगों ने इस साइड अरेंज कर लिया और ये हम लोगों ने इस साइड अरेंज कर लिया. अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ऐसे करके जब आप कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशंस बन करके नजर आएंगे. अगर हम लोग बॉक्स की मदद से बनाए भी तो वी कैन मेक. If we try and make it with the help of a box, कैपिटल आर कैपिटल वाई किस तरीके से बन रहा है वो आप लोग देख लो. ठीक है, यहां पे कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा. यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आ जाएगा. यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों वाइज क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे. यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल. ठीक है, कैसा सीड होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो. ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा राउंड एंड येलो. आई बात समझ में. अगर आप लोग इस तरीके से अरेंज करो, देखो राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो. आई बात समझ में. अब वापस से नेक्स्ट कॉलम को अरेंज करते हैं. तो राउंड कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. अरेंजमेंट कर लिया. देखो राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन. क्यों, यही अरेंजमेंट भी बता रहा है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन. इसी तरीके से वी कैन गो फॉरवर्ड विद दीज 2 बॉक्सेस एज वेल. कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. कैसे सीड्स बन के आए, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड येलो,
राउंड येलो, ब्रिंकल्ड येलो, ब्रिंकल्ड येलो, क्योंकि इसमें क्या आ रहे थे, स्मॉल आ रहे थे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, ब्रिंकल्ड एंड येलो, ब्रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आप लोग देखो कितने राउंड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। राउंड एंड येलो कितने हैं, 9। राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3। ये वाले को मत काउंट करना, वो ब्रिंकल्ड है, 9:3:2। फिर ब्रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3। और ब्रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। 9:3:3:1, जिसे हम लोग बोलेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने अरेंजमेंट्स देखा, ये अरेंजमेंट क्या बताता है कि अगर सीड राउंड है तो वो येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अगर सीड ब्रिंकल्ड है तो वो येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अगर सीड येलो है तो वो ब्रिंकल्ड भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है। मतलब दोनों कैरेक्टर्स इंडिविजुअली एक्सप्रेस हो रहे हैं, साथ में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। यही था हमारा आखिरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये लॉ स्टेट करता है कि दो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने लास्ट वाला टॉपिक इसलिए नहीं इन्वॉल्व करा क्योंकि आप लोगों को ये तीनों में बातें ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी। ये आखिरी वाला बॉक्स आप लोग बना करके ट्राई करना। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, कि लड़का होता है या लड़की होगी, ये डिसीजन कैसे होता है, फीमेल चाइल्ड बॉर्न कब होती हैं एंड मेल चाइल्ड कब बॉर्न कब होते हैं। तो हमारे बॉडी में ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 23 पेयर्स में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और सिर्फ जो एक पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, वो अलग होता है मेल और फीमेल दोनों में। इस 46 मतलब 23 पेयर्स में से 22 सेम होते हैं, किस में, मेल और फीमेल में, दोनों में सेम होते हैं। लेकिन ये जो आखिरी पेयर होता है जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो मेल में भी अलग होता है और फीमेल में भी अलग होता है। मेल में ये जो क्रोमोसोम होता है ये होता है एक्स एंड वाई, एंड फीमेल में ये जो क्रोमोसोम होता है ये होता है डबल एक्स। Both males and females carry two sets of sex chromosome. Male has one X and one Y chromosome and both are active, and female has both X chromosomes in which one is active. मतलब एक टाइम पे जो एग सेल होता है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम को लेकर के आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ा था हम लोग ने। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझे तो मेल फीमेल, अगर फीमेल मेल में एक्स एंड वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमेट या तो एक्स रिसीव करेगा या तो वाई रिसीव करेगा, और यहाँ पे गैमेट हर केस में क्या रिसीव करेगा, एक्स ही, क्योंकि उसके पास एक्स ही क्रोमोसोम है। अब ये जो तुम्हारा चाइल्ड होगा यानी कि ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो F1 जनरेशन होगा, इधर ये दोनों फ्यूज करके एक्स एक्स आ सकता है या तो फिर ये दोनों फ्यूज करके एक्स वाई आ सकता है। मतलब स्पर्म या तो एक्स कैरी करेगा या तो वाई कैरी करेगा। एक्स सेल के पास हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम होगा। अगर एक्स वाला क्रोमोसोम जा करके फीमेल एक्स सेल को फर्टिलाइज किया तो फीमेल चाइल्ड हो जाएंगी, और अगर वाई क्रोमोसोम कैरी करता हुआ अब जा करके फर्टिलाइज किया तो क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड का बर्थ होगा, ठीक है। द XY सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड। XY सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, ह्यूमंस, मैमल्स, इन लोगों में होता है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट X क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर। सारे बच्चों में मदर से X क्रोमोसोम आता है, लेकिन बॉय और गर्ल का डिसीजन किसके हाथ में होता है, फादर के हाथ में होता है। Thus, the sex of a children can be determined by the type of chromosome inherited by their father. A child who inherits Y chromosome will be a Y boy, and a child who inherits X chromosome will be a girl. आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि is the mother responsible for the
for the birth of a girl child? If no, justify. तो no, the mother is not responsible because the mother has double X chromosomes, father के पास Y chromosome और X chromosome होते हैं. तो इस तरीके से अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड ये था हमारा आखिरी चैप्टर, और इस चैप्टर के साथ साथ हमारा चैप्टर होता है हेरिडिटी का कंप्लीट. इस टॉपिक के साथ साथ हमारा हेरिडिटी का चैप्टर होता है कंप्लीट. तब तक अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इतना समझ लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आवर एनवायरनमेंट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.